स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 6 जिसका नाम है पॉलिटिकल पार्टीज़। फ्रेंड्स, मैंने इस चैप्टर का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है और आज हम इस चैप्टर का बुक भी रीड कर लेंगे ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट आपका छूट ना जाए, क्योंकि आपके अगर सिविक्स हिस्ट्री वगैरह के एसएसटीज़ में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है तो पहले इस बात को समझिए ध्यान से कि जो पार्टीज़ आप देखते हैं अपने आसपास, जैसे आपने नेता को देखा होगा, ठीक है, और आपने बहुत सारे पार्टीज़ के नाम को सुना होगा। जैसे आपने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा, ये सारी पार्टीज़ जो आपने देखी हैं और सुनी भी हैं, उनके नामों को जाना है। तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमें पार्टीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी और इनका मतलब होता क्या है। तो अगर आप 9th क्लास में देखें तो उसमें आपने देखा था क्लास 9 में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब होता है कि एक डेमोक्रेटिक रोल प्ले करना, जो कि क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन करता है और कुछ वहाँ पे इलेक्ट्रल पार्टीज़ पॉलिटिक्स बनती हैं और वहाँ पर कुछ टाइप्स के जो है वहाँ पे गवर्नमेंट्स वगैरह फॉर्म करते हैं। इन्हीं सबको हम कहते हैं कि क्या है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ों को देखना है। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम across political parties several times. In class 9th, we noticed the role of political parties in the rise of democracies, in the formation of constitutional designs, in electoral policies and in the making and working of governments. Class 9 में आपने ये चीज़ देखी थी कि political parties का मतलब होता है democracies का formation करना, ठीक है। तो in this textbook we have glanced at political parties as vehicles of federal sharing of political power, as a negotiators of सोशल डिवीज़न इन द एरिया ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। यहाँ पर चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ों को समझना है कि पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है और इनके वर्किंग वगैरह क्या है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मेन पॉइंट्स में आते हैं कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत से पहले कुछ यहाँ पे इस पॉइंट्स को समझें हम कि बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है आर इजली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन द डेमोक्रेसी। फॉर मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज इक्वल टू द पॉलिटिकल पार्टीज़। अगर जो है लोगों से अगर आप पूछे कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के इक्वल होती है। जनरली लोगों का यही मानना होता है। इफ़ यू ट्रैवल to remote parts of our country and speak to the less educated citizens, you could come across people who may not anything about our constitution or about the nature of government, but chances are that they would know something about our political parties. अगर आप कुछ रूरल एरियाज़ या गाँव में जाएं तो वहाँ पर आप देखेंगे कि लोगों को जो है वहाँ के संविधान, हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या यहाँ पर कैसा गवर्नमेंट का नेचर है, ये चीज़ उन्हें भले ही ना पता हो, लेकिन उन्हें ये बात ज़रूर पता होगी कि इस समय उनके गांव में कौन सी पार्टी रन कर रही है। ये चीज़ उनको ज़्यादा पता होती है, ठीक है। एट द सेम टाइम दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन पॉपुलरिटी। इसका मतलब आप ये मत समझिएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत ही फेमस है जो कि हर एक लोग उसको समझ रहे हैं, बल्कि इसका मतलब ये है कि कुछ लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मतलब ये समझ रखा है कि जो कि डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल लाइफ को क्या करती है, मतलब ख़राब करते जा रही है, उसे पॉलिटिकल पार्टीज़ के फॉर्म में समझते हैं। दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज़ फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विथ आवर डेमोक्रेसी एंड आवर पॉलिटिकल पार्टीज़। जो भी चीज़ घटित हो रही है, जो भी चीज़ें ख़राब हो रही हैं, वो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही हो रही हैं। हमारा डेमोक्रेसी डाउन होता जा रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टीज़, लोगों का ये मानना है। तो देयरफॉर इट इज़ natural to ask, do we need political parties at all? About 100 years ago, there were few countries of the world that had any political party.
सैकड़ों सालों पहले की अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ लगभग कहीं पर थोड़ी बहुत देखने को मिलती थी, लेकिन अगर हम इस टाइम की बात करें तो इवन इंडिया में ही आप देखेंगे 750 पार्टीज़ हो चुकी हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हो चुकी है। तो इसकी मीनिंग को अगर हम समझे पॉलिटिकल पार्टीज़ की, तो a meaning of political parties is political party is a group of people who come together to contest election and hold power in the government। जो कि ऐसी पार्टी होती है या ऐसा ग्रुप होता है लोगों का जो कि मिल करके इलेक्शन को कंटेस्ट करती है, करवाती है और साथ में कुछ पावर को भी अपने पास होल्ड करके रखी रहती है। तो ऐसे ग्रुप को हम पॉलिटिकल पार्टीज़ कहते हैं। यहाँ पर आप जो ये डायग्राम में देख रहे होंगे, ये तमिलनाडु का एक सीन है जहाँ पर पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन होने से पहले लोग अपने दीवारों पे, घरों पे जो भी जिस पार्टी का होता था वो उसको कलर कर देता था। तो लेकिन ऐसा बाद में फिर गवर्नमेंट ने रूल कर दिया कि इतना कलरफुल करने की ज़रूरत नहीं है और दीवारों को ख़राब नहीं करना है। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं इसको बैन कर दी गई। लेकिन पहले जब इलेक्शंस होते थे इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिल सकता था अगर पहले हम होते तो यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की आप मीनिंग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्राम में ये सारी चीज़ें हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए। वेयर हैव ऑल आवर लीडर्स गॉन एट अ टाइम लिंक दिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सब लोग एक साथ ही करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ में अक्सर होता है क्या कि लोग प्रचार वगैरह करने लगते हैं। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो इसका मेनली देखा जाए तो 3 जो होते हैं वो कंपोनेंट्स होते हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंपोनेंट्स की बात करें तो इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। पहला एक होता है इसमें लीडर होना चाहिए, दूसरा होता है कि इसमें एक्टिव मेंबर्स होने चाहिए और तीसरा मेन कंपोनेंट है कि इसके फॉलोवर्स। ये तीनों जब तक नहीं होंगे तब तक एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म नहीं करेगी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करने के लिए मेनली 3 चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है और अगर ये तीनों चीज़ें अच्छे से बन गई तो एक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बन जाती है। अब हम जा रहे हैं फंक्शन को पढ़ने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है या इनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिक्स ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पार्टीज। जनरली यही काम होता है कि वो जो भी सभाएं पॉलिटिक्स ऑफिसेज होती हैं उनको बनाते हैं और जो भी पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड जो भी काम करने होते हैं वो यही सब करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं जिनकी एक सीरीज़ आपको पढ़नी है, यानी 7 पॉइंट्स आपको यहाँ पे जानने हैं पॉलिटिकल पार्टीज के। सबसे पहला काम यहाँ पे है द पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है कि पार्टियों का कि इलेक्शन को कंटेस्ट करवाना। ठीक है, जो भी काम होते हैं पार्टीज में इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शंस आर फॉट मेनली among the candidates put up by the political parties select their candidate in different ways। आपने देखा होगा कि ये सारे कैंडिडेट जो होते हैं वो सेलेक्ट किए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि यहाँ पर इसको नॉमिनेट किया गया है, इस क्षेत्र में इसको नॉमिनेट किया गया है। हर एक जगह से अपने अपने एक लीडर को खड़ा करते हैं लोग और फिर वो उनकी तरफ से होकर के चुनाव लड़ते हैं। फिर उसके बाद वो जीत जाते हैं तो उनकी वो पार्टी भी जीत जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे सबसे पहला उनका फंक्शन है इलेक्शन को कंटेस्ट कराना। देन सेकेंड पॉइंट है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड द वोटर्स चूज फ्रॉम देम। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज ऑन दैट पॉलिसीज आर सुटेबल फॉर द सोसाइटी बट नो गवर्नमेंट कैन हैंडल सच अ लार्ज वेराइटी ऑफ व्यूज in a democracy. A large number of similar opinions have to be grouped together to provide a direction in which policies can be formulated by governments। देखिए होता क्या है, एक सेकंड पॉइंट में ये बताया गया जो पॉलिटिकल पार्टीज बनती हैं वो जैसे कि उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ होती है, कुछ प्रोग्राम्स होती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग लोग अपने अपने वोटर्स को चूज़ करते हैं। ठीक है, सबके वैसे अलग अलग ओपिनियन होंगे, कोई कुछ डिमांड रखता है तो कोई कुछ डिमांड रखता है, तो उसी के अकॉर्डिंग लोग उसको वोट भी करते हैं। अब जिसको जो पसंद है वो उसी को ही वोट करता है। ठीक है, तो सेकंड काम है वहाँ पे पॉलिसीज़ और उसके प्रोग्राम्स को जो है वो फॉरवर्ड करना। ठीक है, लोगों के बीच में। एंड थर्ड इसमें पॉइंट है पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या है, parties play a decisive role in making laws for a country। Formally laws are debated and passed in the legislature, but since most of the members belong to a party, they go by the direction of the party leadership
इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियंस। यहाँ पर क्या है कि जो थर्ड पॉइंट में बताया गया है कि जो पार्टीज़ होती हैं उनका वैसे मेनली जो काम होता है वो जो लॉज बने हैं उस पर क्या करना, अपने मतलब कि कुछ डिसीजन देना या फिर उसमें कुछ रिलेटेड पॉइंट्स को बताना। वैसे ये जनरली काम जो होता है वो लेजिस्लेचर करते हैं, बट पार्टीज़ भी क्या करती हैं, कुछ लॉज को फॉलो करवाती हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है पार्टी के लिए आपका जो मेन मतलब 7 फंक्शंस में से फोर्थ फंक्शन क्या है, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। पार्टीज जो है वो क्या करती हैं, बनती हैं और गवर्नमेंट को चलाती हैं। ठीक है, ऐसा होते आया है। ठीक है, पूरा एक गवर्नमेंट पूरी कंट्री को नहीं चलाता। यहाँ पर पार्टीज क्या होती हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ियों में बढ़ जाती हैं और फिर वो गवर्नमेंट को रन कराती हैं। एंड फिफ्थ पॉइंट है दोज पार्टीज दैट लॉज इन इलेक्शंस play the role of opposition to the parties in power by voicing different views and the criticizing government by for its फेलर और रॉन्ग पॉलिसीज़। जो पार्टी हार गई है, जो नहीं जीती है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, रोल ऑफ ओपोजिशन। यही कहता है कि जो पार्टी हार चुकी है वो जीती हुई पार्टी के जो भी वीक पॉइंट्स होते हैं, उनके जो भी खामियां होती हैं, खराबियां होती हैं, वो लोगों के सामने रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि आपने जिसको चूज़ किया है वो रॉन्ग पर्सन है, बल्कि आपको हमें चूज़ करना चाहिए। और इस तरह से क्या होता है कि लोगों का भला भी होता है कि उनके जो भी वीक पॉइंट्स है को बताने से क्या होगा कि लोगों की जो डिमांड्स नहीं पूरी होती है वो ये जो अपोजिशन वाले हैं वो पूरी करवा देते हैं कि आपने ये डिमांड्स रखी थी जीतने से पहले और आपने पूरी नहीं की। तो ये भी काम होता है एक तरह का, पॉलिटिकल पार्टीज ही करते हैं। जो जीत गए वो भी, जो नहीं जीते वो भी, दोनों ही रोल प्ले करते हैं एक तरह से पब्लिक के लिए। ठीक है, एंड पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन, दे रेज एंड हाईलाइट इशूज। वही 6 पॉइंट रिलेटेड है फिफ्थ से ही कि पार्टीज जो होती हैं, पब्लिक के जो भी ओपिनियंस होते हैं, उनके जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या करते हैं, उनको हाईलाइट करती हैं। ठीक है, जैसे कुछ आजकल क्या है कि वैसे मेनली देखा जाए तो पहले भी और अब भी क्या था, बिजली पानी मेनली यही क्या है, लोगों की प्रॉब्लम्स होती हैं और आज तक ये जो है ख़त्म भी नहीं हुई। ठीक है, क्यों नहीं होती, क्योंकि पार्टीज़ खुद ही नहीं चाहती कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाए। अगर ख़त्म हो जाएगी तो उनके पास काम क्या रह जाएगा। तो ये चीज़ है कि पब्लिक को एक क्या करना है, ओपिनियन देना। ठीक है, एक शेप प्रोवाइड करना भी पार्टीज़ का काम होता है। एंड 7 पॉइंट है पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स इम्प्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट्स। क्या करती है पार्टीज, जो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी वेलफेयर वगैरह जो भी स्कीम्स जो भी फॉलो करवाई जाती हैं, जो भी अप्लाई की जाती हैं लोगों की, जनता के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, वो पार्टीज क्या करती है, उनको उनके सामने रिप्रेजेंट करती है। क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी अगर रूल बना रही है, कोई भी स्कीम लेके आ रही है, तो वो लोगों के सामने किस फॉर्म में या कौन रिप्रेजेंट करता है, तो पार्टीज ही होती हैं जो एक मीडियम होती हैं लोगों के सामने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इस तरह से आपने 7 पॉइंट समझ गए होंगे और आपको क्लियर भी हो गया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेसेसिटी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की नीड क्या है या नेसेसरी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर आप एक चीज़ समझ सकते होंगे तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टीज़ भले ही कुछ काम नहीं करती, लेकिन मेनली ये एक तरह का लिंक होता है गवर्नमेंट और हमारे बीच में। ठीक है, तो दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इन अ सेंस आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज जो ये 7 फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है, इसलिए भी इनकी ज़रूरत है। बट वी स्टिल नीड टू आस्क व्हाई मॉडर्न डेमोक्रेसीज कांट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बिना मॉडर्न डेमोक्रेसी रन क्यों नहीं कर सकती या एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकती। तो वही रीज़न है कि वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज। ये चीज़ों को हम तभी समझेंगे जब हम उसको इस सिचुएशन में देखेंगे कि अगर पार्टीज ना हो तो क्या होगा। ये इस किसी भी चीज़ की नेसेसरी अगर आप तभी समझ सकते हैं जब उसकी अब्सेंस को समझेंगे। अगर उसकी अब्सेंस को पता चल जाएगा कि इसके ना होने पर क्या होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि उसकी क्यों ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वही चीज़ पार्टीज़ के लिए भी है। तो मेनली यहाँ पे आपको मेन पॉइंट समझना है कि विदाउट पार्टी यहाँ पे क्या होगा। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट लुकिंग एट अ वन पार्टी बेस्ड इलेक्शन टू द पंचायत इन मेनी स्टेट्स। बिना किसी पार्टी के कोई भी एक गवर्नमेंट फॉर्म नहीं कर सकती। ये वैसा ही होगा जैसे अगर मान लीजिए कि कोई एक आपका अगर लीडर नहीं है तो वो पार्टी कैसी होगी। ये पॉइंट्स ही आपको इसमें बताया गया। ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली, मेन पॉइंट आपका यहाँ पे है। ठीक है, द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली
linked to the emergence of representative democracies, as we have seen large societies and representative democracy. As societies became large and complex, they also need some agency to gather different views on the various issues and to present these to the government. They needed some ways to bring various representatives together to so that a responsible government could be formed. यहाँ पर क्या है कि पार्टीज जो होती हैं उनको फॉर्म करने का या उन पार्टीज बनने का मेन रीज़न ये है कि ये डायरेक्टली लिंक होती हैं डेमोक्रेसी से। जो भी डेमोक्रेसी सिस्टम है आपको भी पता है कि उसमें क्या होता है कि जनता का शासन होता है जनता के लिए, ठीक है, जो भी होता है वो लोगों के लिए होता है। और यहाँ पर क्या है कि अगर डेमोक्रेसी सिस्टम को फॉर्म करना है तो पार्टीज़ का होना मस्ट है, उसके बिना डेमोक्रेसी सिस्टम फॉर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो भी लोगों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको फेस करते हैं या उनको मतलब लोगों के सामने जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। पार्टीज जो भी इश्यूज होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं या जो भी स्कीम्स आती हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता है कि बिना डेमोक्रेसी सिस्टम के जो है वो एक कंट्री जो है वो किस तरह से ख़राब हो सकती है। जैसे मोनार्की सिस्टम को अगर आप सोचें तो क्या होगा, उसमें एक ही लोग का बार बार रूल चलता रहेगा तो लोगों के साथ क्या होगा, वहाँ पे इंसाफ नहीं हो सकता या उनको कोई भी चीज़ अच्छे से जो है अचीव नहीं होगी, इक्वालिटी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, डेमोक्रेसी सिस्टम को चलाना है और चलाने के लिए हमें पार्टीज़ की ज़रूरत है, तो मेनली नेसेसिटी यही है, ठीक है। तो इस तरह से अब हम समझते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, ठीक है, कितनी पार्टीज वैसे होती हैं या होनी चाहिए। या वैसे तो देखा जाए इन अ डेमोक्रेसी एनी ग्रुप ऑफ सिटीजन्स इज फ्री टू फॉर्म अ पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी लोगों का समूह जो है, एक अगर कंट्री डेमोक्रेटिक है तो वहाँ पर कोई भी जो इंसान है जो कुछ एक कलेक्शन बना ले, कोई भी सिटीजन्स, तो वो क्या कर सकते हैं, पार्टी को फॉर्म कर सकते हैं। इन दिस फॉर्मल सेंस देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन ईच कंट्री। और अगर ऐसी सेंस की सोचें हम कि कोई भी ग्रुप अगर फॉर्म करके पार्टी बना ले तो तब तो देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टीज हो जाएंगी और ऐसा होते भी जा रहा है। इवन इंडिया में कहें तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इंडिया में 750 पार्टीज जो है वो रजिस्टर्ड हो चुकी है। बट नॉट ऑल पार्टीज आर सीरियस कंटेंडर्स इन इलेक्शंस, ठीक है, सभी पार्टीज जो है वो सीरियस नहीं है इलेक्शंस के लिए। यूजुअली यहाँ पे होता क्या है, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पार्टीज आर इफेक्टिवली इन द रेस टू विन इलेक्शंस एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। सो द क्वेश्चन देन इज हाउ मेनी मेजर और इफेक्टिव पार्टीज आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर यही चीज़ है कि अगर इस तरह से पार्टीज़ तो बहुत सारी बनेंगी, बट यहाँ पर पार्टीज़ को फॉर्म करने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं और वही कंडीशन जो पार्टी फॉलो करेगी वही उसी की गवर्नमेंट बनेगी। इन सम क्वेश्चंस इन सम कंट्रीज ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो पार्टी को फॉर्म करने के कई सिस्टम होते हैं और आपकी बुक में दिया है 3 पार्टी सिस्टम है, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। पार्टी को फॉर्म करने की सिस्टम है। तो चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं 1 पार्टी सिस्टम। तो 1 पार्टी सिस्टम होता है इन सम कंट्रीज ओनली 1 पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट, दीज आर कॉल्ड 1 पार्टी सिस्टम्स। ऐसी कंट्री जिसमें सिर्फ एक ही पार्टी हो और वही गवर्नमेंट को चलाए और रन करे तो उसे 1 पार्टी सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका यहाँ पे क्या दिया है, चाइना। इन क्लास 9th we noted that in China only the communist party is allowed to rule। क्लास 9 में भी आपने देखा होगा कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी जो बनती है वही क्या करती है, रूल फॉर्म करती है, ठीक है। बट यहाँ क्या है कि ऑल्दो लीगली स्पीकिंग पीपुल आर फ्री टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, इट डज नॉट हैपन्स बिकॉज द इलेक्टोरल सिस्टम डज नॉट परमिट फ्री कंपटीशन ऑफ फॉर पावर। ऐसा नहीं है कि चाइना में जो है लोगों को फ्रीडम नहीं है कि वो अपनी पार्टी नहीं बना सकते। चाइना के लोग भी फ्री हैं, वहाँ भी पार्टीज बन सकती हैं, लेकिन वहाँ पर इस चीज़ की फ्रीडम नहीं दी गई है कि जो एक पार्टी है वो दूसरी पार्टी के साथ कंपटीशन करे। इस चीज़ की फ्रीडम वहाँ पर नहीं दी गई है। तो अगर जब कोई पार्टी बनेगी और वो जब कम्पटीट ही नहीं कर सकती, उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ, तब वो पार्टी बनने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। इसलिए चाइना में क्या है कि कोई दूसरी पार्टी बनाने की हिम्मत भी नहीं करता और यहाँ पे 1 पार्टी सिस्टम ही चलता है। और एक तरह से देखा जाए तो 1 पार्टी सिस्टम आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, जिसमें डेमोक्रेटिक
कोई भी चीज़ें डेमोक्रेटिक नहीं होंगी, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि डेमोक्रेटिक का मतलब है जिसमें कई सारी पार्टीज़ हो। तो अगर वन पार्टी सिस्टम है तो वही गवर्नमेंट बार बार रूल करेगी, तो इस तरह से लोगों का क्या होगा, वहाँ पे लोगों का, जनता का तो शासन हो नहीं सकता, तो वो डेमोक्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, वी कांट कंसिडर वन पार्टी सिस्टम एज अ गुड ऑप्शन बिकॉज दिस इज नॉट अ डेमोक्रेटिक ऑप्शन. Any democratic system must allow at least two parties to compete in elections and provide a fair chance for the competing parties to come to power. ठीक है, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए कम से कम दो पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है. तो अब हम पढ़ते हैं टू पार्टी सिस्टम क्या है. In some countries, power usually changes between two main parties. Several other parties may exist, contest elections, and win few seats in the national legislatures, but only the two main parties have a serious chance of winning majority of seats to form government. Such party system is called two party system. ऐसे सिस्टम जिसमें सिर्फ दो पार्टी होती हैं और वही आपस में रूल करती रहती हैं, मतलब सीट के लिए लड़ती रहती हैं, और जो जीत जाती है उसी की पार्टी बनती है, तो उसे हम टू पार्टी सिस्टम कहते हैं. वैसे उसमें और भी पार्टीज होंगी, बट मेनली क्या होती है, वो सारी पार्टीज जो है वो दोनों पार्टी के साथ मिल जाती हैं. ठीक है, और जैसा आपका यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में होता है और आपका ब्रिटेन में होता है, यूके में. ठीक है, वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम फॉर्म करती है. तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में. इफ़ सेवरल पार्टीज compete फॉर power and more than two parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with others, we call it a multi-party system. ऐसी पार्टी सिस्टम जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में compete करती हैं और फिर उसके बाद वहाँ पर क्या है, एक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता है. जैसे या तो वो गवर्नमेंट खुद से बनी हो, वो पार्टी जीत के, या फिर कई पार्टीज को अलायंस करके यानी कि कोएलिशन करके बनती हूँ. कोएलिशन गवर्नमेंट आप पढ़ चुके हैं, और फिर से बता देती हूँ. जिस गवर्नमेंट क्या होता है, ऐसा गवर्नमेंट जिसमें दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में फॉर्म करके एक गवर्नमेंट सिस्टम बनाती हैं, तो उसे हम मल्टी पार्टी सिस्टम कहते हैं. जैसे इसका आपका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया. इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम. फॉर एग्जांपल इन इंडिया देयर वेयर such major alliances in 2004 मल्टी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस. इंडिया में 2004 के समय क्या हुआ था कि पार्लियामेंट्री इलेक्शन में इस टाइप का मल्टी पार्टी सिस्टम या कोएलिशन गवर्नमेंट फॉर्म हुआ था, जिसमें तीन पार्टीज आपस में मिक्स हुई थी. ठीक है, द नेशनल डेमोक्रेटिक, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव एंड द लेफ्ट फ्रंट, ये तीनों का क्या हुआ था, आपस में कोएलिशन हुआ था. एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड टू political instability. At the same time, this system allows a variety of interest and opinions to enjoy political representation. तो इस टाइप की जो पॉलिटिकल सिस्टम होती है, मल्टी पार्टी सिस्टम, देखा जाए तो कई सारी पार्टीज को क्या करती है, चांसेस देती हैं कि वो भी आकर जो है गवर्नमेंट बना सकती है. ठीक है, सो विच ऑफ दीज इज बेटर. अब आप खुद सोचिए, तीनों में से कौन बेटर होगा, वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम की मल्टी पार्टी सिस्टम. तो मेरे हिसाब से तो perhaps the best answer is to very common question is that this is not a very good question. ये क्वेश्चन ही जो है वो बकवास है. ये क्वेश्चन पूछना ही नहीं चाहिए कि कौन सी इसमें से बेटर होगी, क्योंकि जिस पार्टी के लिए या जो कंट्री जिस कंडीशन के अकॉर्डिंग है उसमें वही पार्टी सिस्टम ही रूल कर सकती है. पार्टी सिस्टम इज़ नॉट समथिंग एनी कंट्री कैन चूज. ये ऐसा नहीं है कि कंट्री चूज करे तभी हो. इट evolves over a long time depending on the nature of society, its social and regional divisions, its history of politics and its system of elections. इस तरह से देखा जाए तो वो वहाँ की जो रीजनल और डिवीजन्स, सोशल डिवीजन्स, उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जा सकती है कि यहाँ पे कौन सी पार्टी सिस्टम रन करेगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि नो सिस्टम इज़ आइडियल फॉर ऑल कंट्रीज एंड ऑल सिचुएशंस. ये चीज़ सच भी है कि सारी कंट्रीज़ के लिए क्या है कि मतलब जो भी सिस्टम बन रहा है वो सबके लिए आइडियल नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ कमियां तो सब में होती हैं. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे पार्टीज़ के बारे में. एक और यहाँ पे थिंकिंग अगर आप देखें तो क्या ये आपका क्या है कि थिंकिंग की गई है कनाडा के लोगों के थ्रू. ठीक है, वहाँ के लोगों ने सोचा कि पार्टी कैसे बननी चाहिए, तो उनके अकॉर्डिंग वो थिंक करते हैं क्या कि 27% कनाडीज
बिलीव करते हैं कि लिबरल सिस्टम बनना चाहिए। 35% कनाडा जो है वो कनाडाज वाले जो है वो सोचते हैं कि कंजर्वेटिव पार्टी बननी चाहिए, जबकि 98% जो है वो एग्री करते हैं कि जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनको एक बड़ी सी गाड़ी में रख के नियाग्रा फॉल्स में फेंक देना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग पार्टी सिस्टम ही नहीं रूल करनी चाहिए। तो इससे आप ये थिंक कर सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग जो है वो पार्टी सिस्टम से खुश नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, उसको फॉलो करना ही है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, ठीक है। तो जैसे इसके पहले ही समझा देती हूँ आपको कि जो पार्टीज बनती हैं, किसी भी पार्टी को बनाने के लिए, मतलब कि एक नेशनल पार्टी होती है तो उसके लिए कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं कि अगर वो पार्टी इतने रूल्स को फॉलो करेगी तभी उसे हम नेशनल पार्टी कहेंगे। तो पार्टीज़ बनाने के दो तरीके, एक नेशनल पार्टी होती है, एक स्टेट पार्टी होती है। तो यहाँ पर क्या है, डेमोक्रेसीज दैट अलाउज अ फेडरल सिस्टम ऑल ओवर द वर्ल्ड टेंड टू हैव two kinds of political parties that are present in only one of the federal units and the parties that are present in several or units of the federation। ठीक है, दो तरह की टेक्निक्स होती हैं पार्टीज में, डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो है फॉर्म करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये आप देख सकते हैं। अब आप, तो दिस इज द केस इन इंडिया एज वेल। यहाँ पर सबसे पहले आप मेन जो है यहाँ से आपका दिया है कि एवरी पार्टी इन द कंट्री हैज़ टू रजिस्टर विद द इलेक्शन कमीशन। देखिए, इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो पार्टी सिस्टम बनती है उसमें क्या है कि रजिस्टर करने के लिए एक इलेक्शन कमीशन फॉर्म होता है। ये इलेक्शन कमीशन ही होते हैं जो कि कहते हैं कि ये पार्टी जो है वो बनने लायक है या नहीं है। एंड वाइल द इलेक्शन कमीशन ट्रीट्स ऑल पार्टीज इक्वली, इट ऑफर्स सम स्पेशल फैसिलिटीज टू लार्ज एंड स्टेबलाइज पार्टीज। कि कोई भी इलेक्शन कमीशन जो बनती है, इलेक्शन कमीशन किसी भी पार्टी को बनाने के लिए वैसे तो इक्वालिटी देती है और कुछ फैसिलिटी और देती है और कुछ वहाँ पर ऑफर्स भी देती है जिसके थ्रू उस पार्टी को, मतलब एक पार्टी का फॉर्मेशन कहा जाता है, या एक लोगों का जो ग्रुप है उसे पार्टी तब कहा जाएगा जब वो कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। जैसे ओनली द ऑफिशियल कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी कैन यूज द इलेक्शन सिंबल। और यहाँ पर क्या है कि जब कोई पार्टी बन जाती है तो इलेक्शन कमीशन उनको एक सिंबल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि लोटस का सिंबल मिलता है, या फिर आपने देखा होगा कि जो पाम होती है, थम, मतलब कि हाथ का पंजा जो है, और इसके अलावा आपने एलिफेंट देखा होगा, बहुत सारे सिंबल्स आपने देखे होंगे। ये उन्हीं को मिलते हैं जो कि एक पार्टी जो है बन चुकी है, जिसने क्या है कि कुछ कंडीशंस को फॉलो किया है। ये मैं बार बार कंडीशंस कह रही हूँ, ये कंडीशंस क्या है तो चलिए इसे भी समझ लेते हैं। तो कंडीशंस ये है, किसी भी पार्टी के फॉर्मेशन के लिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने एक रूल्स बनाया है, ठीक है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग ही वो पार्टी कहा जा सकता है कि वो कौन सी पार्टी है। अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन द इलेक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑफ द स्टेट एंड विंस एट लीस्ट 2 सीट्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टेट पार्टी। तो एक ऐसी पार्टी जिसने कम से कम 6% जो है वो क्या कर लिया है, मतलब कि 6% सीट जो है उसने अचीव कर ली है वोट्स में, और कम से कम वोट के अकॉर्डिंग उसको 6% और सीट के अकॉर्डिंग उसको कम से कम 2 सीट्स उसके पास होगी, तो ऐसी पार्टी को हम स्टेट पार्टी कहते हैं। और a party that secures at least 6% of the total votes in Lok Sabha election or assembly election of 4 states and wins at least 4 seats in Lok Sabha is recognized as a national party। ऐसी पार्टी जिसने लोकसभा की इलेक्शन में या फिर किसी असेंबली के चारों स्टेट्स में से असेंबली के इलेक्शन में कम से कम 6% की वोटिंग को सिक्योर कर लिया हो, और कम से कम लोकसभा में 4 सीटों को उसने क्या कर लिया हो, जीत लिया हो या जीत हासिल कर ली हो, उसे हम नेशनल पार्टी कहते हैं। ये थोड़े बात आपको समझ में कम आ रहे होंगे, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इंडिया में लोकसभा में 552 सीट्स रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इतनी फिल नहीं हो पाती हैं। प्रेजेंट टाइम में 545 सीट्स हैं। इन 545 सीट्स में से कम अगर 4 सीट
किसी ने अगर हासिल कर ली तो उसे नेशनल पार्टी कहेंगे, और किसी ने अगर 2 सीट्स हासिल कर ली तो उसे हम स्टेट पार्टी कहेंगे। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ये कंडीशंस जो पार्टी फॉलो करेगी उसी को ही इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, एक सिंबल देगा, और वही पार्टी जो है वो आगे चल के एक पॉलिटिकल पार्टी बनेगी। तो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नेशनल पार्टीज़। फ्रेंड्स, नेशनल पार्टीज़ जो है हमारी इंडिया में 7 नेशनल पार्टीज़ है। 7 के आपको नाम याद होने चाहिए, इनके शॉर्टकट पता होने चाहिए, और इनका फॉर्मेशन किस डेट को हुआ था, और सिंबल क्या है। इतनी सारे 3-4 पॉइंट्स आपको अगर पता होंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहला है आपका यहाँ पे आप जो है पढ़ने जा रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे हम INC कहते हैं। और सबसे ये जो कांग्रेस पार्टी है ये सबसे पुरानी पार्टी है, और इसको नेचुरली आप बोलते हैं कांग्रेस पार्टी। इसका फॉर्मेशन जो है वो 1885 में हुआ था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड है। ठीक है, हम पूरे वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ये क्या है, सबसे पुरानी पार्टी है। इसके पहले कोई भी पार्टी नहीं बनी थी। एंड हैज़ एक्सपीरियंस्ड मैनी स्प्लिट्स, लेकिन इस पार्टी का जो है बहुत बार डिवीज़न हो चुका है, और इसकी वजह से ये पार्टी जो है कई बार डिवाइड होती आ रही है। ये पार्टी जो है इसका मेनली जो मतलब काम है वो क्या करना है कि लोगों के अंदर मतलब कि जैसे जवाहरलाल नेहरू जिस टाइम इनके अंडर उनके लीडरशिप के अंडर में उनके अकॉर्डिंग क्या था कि लोगों के अंदर जो है वो मॉडर्न सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो है वो मतलब लोगों के अंदर जो है डेमोक्रेटिक चीज़ों को उजागर करना, और साथ ही जो यहाँ पर जो आपके जो जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जो मिला आर्टिकल 370 जो है उसको हटा करके एक नॉर्मल कंट्री में कन्वर्ट करना भी इस पार्टी का क्या था, हर बार जो है वो एम था, गोल था। तो लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये पार्टी ने ऐसा काम कर भी दिया कि जो आर्टिकल 370 है वो हट भी गई है। एंड सेकंड पार्टी है आपकी भारतीय जनता पार्टी, जिसे बीजेपी कहते हैं। इसका सिंबल है लोटस, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो 1980 में हुआ था, और ये जो है वो भारतीय जन संघ जब थी उस टाइम इसका फॉर्मेशन हुआ था। और ये चाहती क्या है, ये पार्टीज जो है मतलब आपकी जो बीजेपी है जो कि जो आपकी बीजेपी पार्टी है प्रेजेंट टाइम में यही चल रही है, और इसी ने आर्टिकल 370 को हटाया है। ठीक है, और जो जम्मू एंड कश्मीर का जो क्वेश्चन है वो इसी के अकॉर्डिंग है। ये क्या चाहती है, वॉन्ट्स फुल टेरिशनल और एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विथ इंडिया। ये पार्टी जो है आपकी जो आपकी बीजेपी है ये जनरली ये चाहती है कि जम्मू एंड कश्मीर को भी नॉर्मल स्टेट के जैसे ही, जैसे हर स्टेट्स में यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन चलता है वैसे आर्टिकल 370 अगर हट जाएगा तो जम्मू एंड कश्मीर में भी जो है इंडिया का जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यहाँ पे लग जाएगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर का अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। तो ये एक पार्टी चाहती कि सारी कंट्रीज़ में जितने भी स्टेट्स हैं वो इक्वली रहे, तो इनका ये मेन एम था। और इसके अलावा आपका जो है ये कई सारी पार्टीज़ है आपका यहाँ पे बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, जिसे बसपा कहते हैं, बीएसपी कहते हैं। बीएसपी का फॉर्मेशन 1984 में हुआ था, और ये जो पार्टी है वो जनरली दलित्स, आदिवासीज, ओबीसीज एंड रीजनल माइनॉरिटीज़ की जो प्रॉब्लम्स है उनको लोगों के सामने लाना और उनके प्रॉब्लम्स को दूर करना ही इस पार्टी का मेनली क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये पार्टी जो है वो काशीराम के लीडरशिप में बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट आपकी है कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट कहते हैं, CPIM। ये पार्टी जो है वो 1964 में बनी थी। ये पार्टी जो है वो CPI पार्टी से अलग होकर के बनी है। CPI पार्टी आपकी थी, उसका जब ब्रेक हुआ है तो वो CPIM में कन्वर्ट हो गई, और ये पार्टी जनरली जो वेस्ट बंगाल, केरला वगैरह में ही ज़्यादा रन करती है, और ये जो है मैक्सिमिज्म और लेनिनिज्म को ज़्यादा मानते हैं, और सब सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है आपका कम्युनिस्ट पार्टी। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है ना, ये वाली पार्टी ही यहाँ पर क्या है, ब्रेक हो करके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी थी, CPIM बनी थी। तो आप याद रखिएगा CPIM 1964 में बनी है, जो कि किससे ब्रेक हुई है, CPI से ब्रेक हुई है, और CPI बना है 1925 में। और इसका भी मेन वही चीज़ ओपिनियन रहता है कि जो सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेसीज वगैरह को सपोर्ट करना, और
कम्युनलिज्म वगैरह को अपोज करना, ठीक है, मेनली इसका यही काम है। और ये भी केरला वगैरह में, वेस्ट बंगाल में ये पार्टी ज़्यादा मतलब फंक्शन परफॉर्म करती है। ये आपका एक है नेशनलिस्ट कांग्रेस, ठीक है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी जो है आपकी, यहाँ पर क्या है, कांग्रेस पार्टी जो एनसीपी है ये कांग्रेस से अलग होकर के बनी है। आपको मैंने बताया है कि कांग्रेस कई बार स्प्लिट हुई है, तो उसकी स्प्लिट होने पर यहाँ पर ये वाली पार्टी फॉर्म करी है 1999 में, और इसका जो सिंबल है वो वॉर, ठीक है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पार्टीज का क्या है, सिंबल्स वगैरह है। तो यहाँ पर आपने देखा ये सारी नेशनल पार्टीज़ हैं। अब हम पढ़ते हैं स्टेट पार्टीज़ के बारे में। तो स्टेट पार्टी का तो आपको मैंने मेनली फॉर्म करने का तरीका बता दिया कि 6% वोट होना चाहिए उसका, और 2 सीट्स उसके पास होनी चाहिए, तभी वो स्टेट पार्टी फॉर्म कर सकती है। बट ये स्टेट पार्टीज़ बनी क्यों जब नेशनल पार्टीज़ ही हैं? तो ये हुआ कि आपको पता है कि हमारे इंडिया में या हर जगह डेमोक्रेटिक स्टेट्स कंट्रीज़ में ये फ्रीडम है कि कोई भी मतलब पार्टी जो है वो फॉर्म कर सकती है। तो उसके लिए अगर फ्रीडम है तो इस तरह से क्या है, रीजनल पार्टीज या स्टेट पार्टीज का भी फॉर्मेशन होने लगा, और इसका फॉर्मेशन इतना ज़्यादा आगे बढ़ने लगा कि एटलीस्ट यहाँ पे ये हो गया कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर 2014 तक जो ये स्टेट पार्टीज़ हैं ये क्या करती थी कि जो भी नेशनल पार्टीज़ हैं वो इनके साथ कोएलिशन करती थी, तब जाकर के एक पार्टी का फॉर्मेशन होता है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये है रीजनल पार्टीज़ का डायग्राम। जैसे कि नेशनल पार्टीज़ तो आपने देख ली कि पूरी इंडिया में सिर्फ 7 ही पार्टीज़ होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ये आपकी जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, उत्तराखंड में बहुत सारी छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, और यहाँ पर क्या है कि लद्दाख वगैरह में भी बहुत सारी पार्टीज़ हैं। तो इस तरह से क्या है, बहुत सारी पार्टीज़ आपको मिलेंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है आपका वेस्ट बंगाल में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, ठीक है, और एमपी वगैरह में भी, तमिलनाडु वगैरह में भी, तो कई सारी पार्टीज़, इनमें से आप किसी भी 4-5 का नेम लिख करके दिखा सकते हैं कि ये आपकी क्या है, स्टेट पार्टीज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है कि केरला कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये सारी पार्टीज जो बनी है इनके सिंबल्स भी आप देख रहे हैं कि बहुत ही अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो छोटी छोटी पार्टीज है इन्हीं को हम स्टेट पार्टीज कहते हैं, और ये फॉर्मेशन जो है इनका जो काम है ये लोग ज़्यादा पसंद करते हैं इनको, क्योंकि नेशनल पार्टीज़ जो है वो तो उतना इनको नहीं समझ पाती जितना वहाँ के जो स्टेट के लोग हैं, वहाँ की जो खुद के लोग हैं वो इनको समझती हैं। इसीलिए ये ज़्यादा वहाँ के लोग उनको प्रेफर करते हैं, और ये वहाँ पर ज़्यादा इनकी वोटिंग भी होती है और ये जीत भी जाते हैं। यही रीज़न है कि नेशनल पार्टीज़ को स्टेट पार्टीज़ के साथ कोलिशन करना पड़ता है, उनके साथ जो है गठबंधन करना पड़ता है, तब जाकर के एक नेशनल पार्टी का वहाँ पर गवर्नमेंट बनता है, ठीक है। तो अब हम यहीं पे पढ़ते हैं, अदर दैन दीज 6 पार्टीज मोस्ट ऑफ द मेजर पार्टीज ऑफ द कंट्री आर क्लासिफाइड बाय द इलेक्शन कमीशन एज स्टेट पार्टीज। वैसे 7 पार्टीज हैं इलेक्शन में, ठीक है, 6 नहीं है, 7 पार्टीज है। एक तृणमूल पार्टी भी है जो कि आपकी क्या है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के लीडरशिप में बनी थी, वो भी एक पार्टी है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जो कि मैंने अपने वीडियो में बताया है, जो कि इसके पहले मैंने वीडियो डाला इस चैप्टर का, उस नोट्स में मैंने लिखवाया है कि कौन कौन सी 7 पार्टीज हैं नेशनल। तो यहाँ पे क्या है, दीज आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ रीजनल पार्टीज। जो ये जो स्टेट पार्टीज़ है उसे हम रीजनल पार्टीज़ भी कहते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि बहुत सारी पार्टीज़ आपस में यहाँ पर फॉर्म कर जाती है। छोटी छोटी पार्टीज़ क्या है कि उनको जो कंडीशंस है जो आपको मैंने बताया इलेक्शन कमीशन के थ्रू, वो ये फॉलो करती हैं और इनका फॉर्मेशन हो जाता है। और इस तरह से ये सारे इंडिया के पूरे अलग अलग स्टेट्स में क्या है, वहाँ पर ये सारी पार्टीज़ का फॉर्मेशन है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे वी हैव seen how critical political parties are for the working of democracy. Since parties are the most visible face to democracy, it is natural that people blame parties for whatever is wrong with the working of democracy. डेमोक्रेसी के साथ कोई भी तरह की छेड़छाड़ या किसी भी तरह की कोई खराबी होती है तो लोग सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज को ही ब्लेम करने लगते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड पीपल एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन
dissatisfaction with the failure of political parties to perform their function well. पूरी इंडिया के लोग या पूरे वर्ल्ड के लोग क्या है कि पॉलिटिकल पार्टीज को पसंद नहीं करते हैं, उनके इस तरह के काम से या उनके कोई भी काम को अगर वो पसंद नहीं करते तो उनको नफरत ही करते हैं, और अगर डेमोक्रेसी के साथ कुछ भी छेड़छाड़ होती है तो भी उनको पसंद नहीं करते हैं। तो दिस इज़ टू केस इन आवर कंट्री। ये जो केस है इन हमारी कंट्री में भी देखने को मिलती है। पॉपुलर dissatisfaction and criticism has focused on the four problems areas in the working of political parties. Mainly political parties को अभी जो 4 पॉइंट्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, सबसे पहला चैलेंज है पॉलिटिकल पार्टी का कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज में भी ऐसा होता है कि सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि पार्टीज के अंदर के लोग भी आपस में क्या है जो है उनमें डेमोक्रेसी की कमी होती है। कहने का ये मतलब है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज अ टेंडेंसी इन पॉलिटिकल पार्टीज टुवर्ड द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन और फ्यू लीडर्स एट द टॉप। यहाँ पर हमारी इंडिया में भी और भी कंट्रीज़ में ऐसा देखने को मिलता है कि जो इंटरनली में क्या है कि जो पार्टीज पावरफुल है वही लीडर टॉप पे जाते हैं, उन्हीं के लीडर ही टॉप पर जाते हैं। तो जो भी उनके अलावा जो है वहाँ के मेंबर्स उनको कोई भी चांस नहीं मिल पाता है या फिर वो किसी भी तरह का मतलब उनको प्रोग्रेस नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी होती है, उनके इंटरनली उनमें डेमोक्रेसी की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो जो पार्टी बार बार जीत रही है उसे तो ठीक है, लेकिन जो हार रही है उसके लिए क्या है यहाँ पर प्रॉब्लम है, चैलेंज उसको फेस करना है। एंड यहाँ पे द सेकेंड चैलेंज ऑफ डायनेस्टिक सक्सेशन इज रिलेटेड टू द first one. Since most political parties do not practice open and transparent procedures for their functioning, there are very few ways for an ordinary worker to rise to the top in a party. Those who happen to be the leaders are in a position of unfair advantage to favor people close to them or even their family members. क्या होता है कि जो आपने फर्स्ट वाले पॉइंट को देखा कि इंटरनली उसमें डेमोक्रेसी की कमी होती है, तो वो कमी जो है वो धीरे धीरे बाहर निकलती है और लोगों में क्या होता है कि जो उनकी फैमिली के मेंबर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में अक्सर होता है कि जो उनकी फैमिली से है वही बार बार आगे बढ़ती है। जैसे अगर किसी फैमिली का कोई एक मेंबर पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लिया तो धीरे धीरे उस फैमिली के सारे मेंबर्स उसमें जाने लगते हैं, और फिर अगर वो पार्टी स्ट्रांग बन गई तो वो मेंबर क्या करते हैं कि अपने ही परिवार के लोगों को बार बार जो है लीडर के फॉर्म में बनाते हैं, और उसके अलावा जो दूसरे लोग मेंबर्स वगैरह होंगे उनको कोई चांस नहीं मिल पाता। तो इस तरह से उनको क्या है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो दूसरे पार्टीज़ के या फिर जो उनके अलावा जो दूसरे लोग हैं उन्हें। एंड द थर्ड चैलेंज इज अबाउट द ग्रोइंग रोल ऑफ मनी एंड मसल्स पावर इन पार्टीज, स्पेशली ड्यूरिंग इलेक्शंस के टाइम भी आपको देखने को मिला होगा कि जो ज़्यादा पावरफुल है पैसों में या फिर जो ज़्यादा मतलब जिनके पास ताकत है, ठीक है, जो लड़ाई झगड़ा अच्छे से कर सकते हैं, वो लोग ज़्यादा पार्टी में इंटरेस्टेड होते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा क्या करते हैं पार्टी में जाकर के वहाँ पर रूल करने लगते हैं, और उनको कभी कभी तो ये होता है कि वो जीत भी जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो रिच पीपल्स होते हैं या फिर जो जिनके पास पावर्स ज़्यादा होती हैं वही लोग जीत जाते हैं, इसके अलावा जो और लोग हैं उनको कोई भी चांसेस नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्या है, इन सम केसेस पार्टी सपोर्ट क्रिमिनल्स हु कैन विन इलेक्शंस। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि क्रिमिनल्स तक जीत जाते हैं इलेक्शंस में। एंड डेमोक्रेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर वरीड अबाउट द इंक्रीजिंग रोल ऑफ रिच पीपल एंड बिग कंपनीज इन डेमोक्रेटिक पार्टीज। इस तरह के जो बड़े लोगों का और कंपनीज का पार्टी में इन्वॉल्व होने से जो डेमोक्रेट्स वगैरह मतलब जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंड द फोर्थ चैलेंज इज दैट वेरी ऑफन पार्टीज डू नॉट सीम टू ऑफर अ मीनिंगफुल चॉइस टू द वोटर्स। इन द ऑर्डर टू ऑफर मीनिंगफुल चॉइस पार्टीज मस्ट बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट। इन रिसेंट years there has been decline in the ideological differences among parties in the most of the world. For example,
यहाँ पर क्या है कि जो सबसे पहले तो चांसेस जो है वो नहीं मिलते लोगों को, और फोर्थ पॉइंट में यहाँ पर मेन चैलेंज फेस करना है पॉलिटिकल पार्टीज़ में चॉइसेस के थ्रू। लोगों के पास चॉइस ही नहीं रहता है कि वो किसे चूज़ करें। जैसे यहाँ ब्रिटेन में आपने देखा है कि लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव दो पार्टीज़ होती हैं, और दोनों ही क्या है कि पार्टीज़ का मेन जो मोटिव देखा जाए तो लगभग सेम होता है, बस उनको करने का जो तरीका है वो अलग होता है। तो इस तरह से एक पार्टीज़ कुछ अलग टाइप का कुछ काम नहीं करती है वो, बल्कि वही है जो सब करती आ रही हैं। तो लोगों के लिए भी और वहाँ के अदर पार्टीज़ के मेंबर्स के लिए भी क्या है, ये एक तरह का चैलेंज ही है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि पार्टीज़ में ये सारे चैलेंजेस होते हैं। तो अब इसे सुधारा कैसे जाए, ये जो गड़बड़ी यहाँ सब चलती हैं इन्हें कैसे रिफॉर्म किया जाए, तो हाउ कैन पार्टीज बी रिफॉर्म। तो चलिए इसको सुधारने के यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं। In order to face these challenges, political parties need to be reformed. The question is, are political parties willing to reform? If they are willing, that has prevented them from reforming so far. If they are not willing, is it possible to force them to reform? Citizens all over the world face this question. तो क्या जो पार्टीज़ हैं उन्हें सुधारा जा सकता है, और अगर वो सुधारना चाहती हैं तो क्या उन्हें मतलब ज़बरदस्ती सुधारा जा सकता है, या फिर उनको सुधारने की जो उनके अंदर से इच्छा है तो फिर उनको सुधारा जा सकता है। तो दिस इज़ नॉट ए सिंपल क्वेश्चन टू आंसर। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन इज मेड बाय द लीडर्स who represent political parties. People can replace them, but only by another set of leaders. Or if all of them do not wish to reform, how can anyone force them to change? यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ के को रिफॉर्म करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सही करने के लिए कुछ पॉइंट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी क्या है अमेंडमेंट किए गए थे। तो क्या किया गया था यहाँ पे, तो चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहला अमेंडमेंट किया गया था, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड टू द प्रिवेंट इलेक्टेड MLAs and MPs from the changing parties. This is done because many elected representatives were indulging in defection in order to become ministers or for cash rewards. ठीक है, क्या होता था पहले कि MPs और MLAs जो होते हैं वो पहले मतलब जो पार्टीज़ होती थी, जिस पार्टी में उनको लगता था कि फ़ायदा है, ये उसी पार्टी में जो है अपना चेंज कर लेते थे अपने आप को। तो अब यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन बना और ये कहा गया कि सारी पार्टीज़ जो ऐसा कर रही हैं, कोई भी MP और MLA जो है वो किसी भी पार्टी में चला जा रहा है तो वो ऐसा नहीं, जो जिस पार्टी का है वो उसी पार्टी में रहेगा, और अगर किसी ने ऐसा किया किसी भी MLA और MP ने, तो उसके खिलाफ बहुत ही कड़ी कार्रवाई होगी और उसको उस पार्टी से निकाल दिया जाएगा। तो ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरह का अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, ये भी ठीक है, अगर वो पार्टी नहीं चेंज करेगी तो इस तरह से क्या होगा कि जो दूसरे हैं उन्हें चांसेस मिलेंगे। एंड द सुप्रीम, और सेकेंड पॉइंट है, द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। सुप्रीम कोर्ट ने जो मतलब इस तरह से जो पैसे वाले लोगों को और जो क्रिमिनल्स हैं उनको जो है डेमोक्रेसी उनके हाथ में ना जाए, या फिर जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनके थ्रू ना बने, तो उसके लिए भी एक रूल बनाया कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। क्या बनाया कि कोई भी पार्टी जो है अगर वो बन रही है तो बनने से पहले उसे अपने एक एफिडेविट में अभी तक का जितना भी मतलब उसका जो भी पैसे का डिटेल्स है उसे फिल करके दिखाना पड़ेगा, और साथ में उसे अभी तक अगर उसने कोई भी टाइप का क्रिमिनल केस किया है या उसके खिलाफ कोई भी केस अगर है तो उसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, और अगर उसके खिलाफ कोई केस है तो वो पार्टी में नहीं आ सकता है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, but there is no system of check if the information given by the candidate is true. लेकिन ये रूल तो बन गया कि जो भी है, now it is mandatory for every candidate who contests election to file an affidavit giving details of his property and criminal cases pending against him. ठीक है, उनके खिलाफ जो भी रिपोर्ट्स है वो रखने के लिए रूल्स तो बन गए, लेकिन इसका ये रूल नहीं बना कि वो जो चीज़ें रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं, इसके लिए कोई रूल नहीं बन पाया। तो इस तरह से ये रूल भी ठीक भी है और लोग फॉलो लेकिन नहीं कर रहे हैं। एंड थर्ड पॉइंट है यहाँ पे कि द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स।
the parties have started doing so, but sometimes it is mere formality. पार्टीज को कहा गया है कि आपके थ्रू जो भी काम किए गए हैं उसे आप जो है मतलब उसको रिप्रेजेंट भी करेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अपनी कुछ फॉर्मेलिटीज़ के थ्रू भी उसको दिखा देते हैं कि हमने ये सारे काम किए हैं। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है, आपका नेक्स्ट पॉइंट है, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो है इंटरनली अफेयर्स करने के लिए, यानी कि उनको जो अंदर से उनका जो कमी हो रहा था डेमोक्रेसी का उसको सुधार करने के लिए भी कुछ यहाँ पे रूल्स बने थे, लेकिन उसको भी लोग फॉलो नहीं करते हैं। इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू गिव अ मिनिमम नंबर ऑफ टिकट्स अबाउट 1/3 टू द वुमेन कैंडिडेट्स। यहाँ पर कहा गया कि जो पॉलिटिकल पार्टीज बनने के लिए कम से कम वुमेन को 1/3 सीट देना बहुत ही कंपलसरी है, और जो टिकट्स का जो नंबर है वो कम से कम लोगों को मतलब कि देना ज़रूरी है, जो उसके अकॉर्डिंग जो होगा उसी को देना होगा। तो इस तरह से एक रूल बना, ठीक है, और वुमेन्स के लिए 1/3 सीटें रिजर्व की गई। एंड देयर शुड बी स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, द गवर्नमेंट शुड गिव द पार्टीज मनी टू सपोर्ट देयर इलेक्शन एक्सपेंसेस। और एक रूल ये भी बना कि गवर्नमेंट अपने तरफ से ही इलेक्शन का फॉर्मेशन करने के लिए पैसे को पे करेगी, यानी कि इलेक्शन करवाने के लिए जो भी पैसे होंगे वो गवर्नमेंट अपनी तरफ से देगी। तो इस तरह से क्या है कि कुछ चेंजेस तो किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी और रूल्स में भी, लेकिन ये सारे चेंजेस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर इसके वजह से क्या है कि लोगों में जो है पार्टीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है डिससेटिस्फेक्शन है, वो लोग पसंद नहीं करते और उनको मतलब कि फेवर में उनके नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या है लोग पार्टीज़ को फिर भी वोट कर ही रहे हैं, क्योंकि वो एक तरह का है उनका रूल है, करना ही है। लेकिन यहाँ पे कुछ सजेशंस दिए गए हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी को अच्छा बनाने के लिए जो है यहाँ पे कुछ सजेशन दिया गया है, जैसे दिस सजेशन हैव नॉट येट बीन एक्सेप्टेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, ये जो गिवन अभी तक के सजेशंस थे वो तो लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर जो है कुछ सजेशन हम लोगों को भी बताया गया है कि कैसे करना है। देयर आर अदर वेज इन विच पॉलिटिकल पार्टीज कैन बी रिफॉर्म। दो तरीके हैं। सबसे पहला, वन पीपुल कैन पुट प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज। पहला है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को रिफॉर्म करने के लिए, उसको सही करने के लिए, सुधारने के लिए कि लोगों के अंदर ही जागरूकता होनी चाहिए और जो पीपुल्स है वो उसको प्रेशराइज करें पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि आपने जो काम कहा था करने के लिए कि इलेक्शंस के पहले वो आप अभी जो है करिए। तो इसके लिए जो है पीपुल्स को ही क्या करना पड़ेगा, जो है वो जागरूक होना पड़ेगा। एंड दिस कैन बी डन थ्रू petitions, publicity and agitations or ordinary citizens, pressure groups and movements and media। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है इन्हीं मीडिया वगैरह के थ्रू ही की जा सकती है। और इफ़ पॉलिटिकल पार्टीज फील दैट दे वुड लॉस पब्लिक सपोर्ट बाय नॉट टेकिंग अप रिफॉर्म्स, दे वुड बिकम मोर सीरियस अबाउट फॉर रिफॉर्म्स। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग इस तरह के लोगों के अपोजिशन को देखेंगे तो उनको इस चीज़ को समझ में आएगा कि हमें सुधरना होगा और लोग हमारा जो है वो अपोजिशन कर रहे हैं, हमें पसंद नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये एक रीज़न हो सकता है या एक तरीका हो सकता है क्या पॉलिटिकल पार्टीज को सुधारने का। एंड सेकेंड सजेशन है यहाँ पे, टू political parties can improve if those who want this join political parties। और political parties को improve तभी किया जा सकता है जब कोई लोग उसमें क्या है जो चाहते हैं कि इम्प्रूवमेंट हो वो खुद पॉलिटिकल पार्टी में जाकर इन्वॉल्व हो जाए, तभी वो पॉलिटिकल पार्टी क्या होगी, वहाँ पर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हमारे बीच में से ही कोई अगर उसमें जाएगा तो वो जाकर के पॉलिटिकल पार्टी को सुधारेगा, क्योंकि बार बार अगर उसी के फैमिली के मेंबर्स और उसी के ही जो अमीर लोग हैं वही अगर बार बार पार्टी में ही जीतते रहेंगे तो कोई भी नया रूल नहीं बनेगा। लेकिन अगर हमारे बीच से ही जो लोग जाएंगे तो वो हमारी डिमांड्स को समझेंगे, क्योंकि उनकी भी वही डिमांड्स थी जो हमारी थी। तो इस तरह से क्या होगा कि वो पार्टी में जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो सही हो जाएंगी और पार्टी में रिफॉर्मेशन होगा। तो द क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ पब्लिक पार्टिसिपेशन। तो इस तरह से देखा जाए तो
डेमोक्रेसी जो है वो फाइनली डिपेंड करती है पब्लिक पार्टिसिपेशन पे। अगर पब्लिक ने जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ पर ध्यान देना शुरू कर दिया तो पार्टीज़ अपनी मनमानी नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए पब्लिक को जागरूक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस तरह से क्या है, आप भी जागरूक हो जाइए और पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। तो इस तरह से क्या है, हमारा ये चैप्टर भी क्लोज़ हो जाता है। और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने इस चैप्टर का पूरा वीडियो विथ नोट्स के साथ बना दिया है, आप उस भी वीडियो को देख सकते हैं और फिर वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं अपने। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही ईजी चैप्टर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट जो है वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।